हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अब सभी के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए होंगे, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 2 का सिलेबस कवर करना। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, हम इस चैनल पर हिस्ट्री ऑनर्स बीए हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस कवर करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है और अब हम सेकंड सेमेस्टर की ओर रुख करेंगे। तो जिन्होंने भी सिलेबस नहीं देखा है, पहले तो आप सिलेबस देखें, क्योंकि सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। और सिलेबस देखने का एक और बेनिफिट ये है कि उसमें टॉपिक भी मेंशन होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है तो उस चैप्टर के अंदर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आज हम सेमेस्टर 2 के कोर 3 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के जैसा ही हमें इसमें भी 2 पेपर पढ़ने होंगे, कोर 3 और कोर 4। तो आज हम सेमेस्टर 2 के कोर 3 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा चैप्टर है बैक्ट्रियन यूनानी शक कुषाण। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर में बैक्ट्रियन यूनानी के आक्रमण, उनके प्रभाव और उनकी सभ्यता संस्कृति, भारत पर उसका क्या असर पड़ा और उन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया, इस विषय में पढ़ेंगे। उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनके धर्म, सभ्यता, संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। और जो सेकंड पार्ट में हम अलग अलग वंश यानी कि शक, कुषाण आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। तो हमारा चैप्टर है बैक्ट्रियन यूनानी, यानी कि हम इन्हीं के बारे में हमारा पूरा टॉपिक घूमेगा। तो इससे पहले कि मैं समझाना शुरू करूँ, बैक्ट्रियन शब्द यहाँ आया है। तो बैक्ट्रियन शब्द ये अफ़गानिस्तान में यूज़ होता था, यानी पहले अफ़गानिस्तान, उत्तरी अफ़गानिस्तान का क्षेत्र था, उसे बैक्ट्रियन कहा जाता था। और यूनान के बारे में तो सबने सुना ही होगा। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, तो उसके बाद क्या हुआ कि पतन होने के बाद बहुत सारे विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस प्रकार से सिकंदर जब आक्रमण किया था भारत पर, और वह विजय भी रहा था कई क्षेत्रों को पाने में। तो उन्होंने देखा कि कैसे भारतीयों को आसानी से जीता जा सकता है, कैसे उनके क्षेत्रों को जीता जा सकता है, क्योंकि इस समय भारत में कोई भी ताकतवर या फिर कोई भी मजबूत राजा नहीं था। ये बात कब की है? तो ये बात है 200 ईसा पूर्व की। तो सबसे पहले हिंदू कुश पर्वत को पार करने वाले यूनानी थे। ये हम अभी पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं कि बैक्ट्रियन यूनानियों ने आखिर भारत पर आक्रमण कैसे और किस परिस्थिति में किया। तो सबसे पहले जो हिंदू कुश पर्वत है उसको पार करने वाले यूनानी ही थे। यूनान यानी कि इसमें 2 महत्वपूर्ण शासक के बारे में हमें पढ़ना है। पहला है डेमेट्रियस, जो कि 183 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल था, और दूसरा है मिनांडर। ये दोनों बहुत ही मजबूत शासक रहे हैं। इसका कार्यकाल 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व था। तो यूनानी कौन होते थे? यहाँ मैंने लिखा है यूनानी जो बैक्ट्रिया पर शासन करते थे। बैक्ट्रिया क्या था, कौन सा क्षेत्र था? तो जो वक्ष नदी के दक्षिण में उत्तरी अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मध्य एशिया के उत्तरी अफगानिस्तान को ही बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता था। विदेशी आक्रमण का मुख्य कारण सेल्यूकस की कमजोरी। तो विदेशी आक्रमणकारी इस समय इतना अधिक मात्रा में विदेशी आक्रमण इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो सिकंदर का, सेल्यूकस कौन था? तो सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। तो जब सेल्यूकस जब देखा, विदेशी आक्रमणकारियों ने देखा, विदेशियों ने देखा कि सेल्यूकस अत्यंत कमज़ोर शासक साबित हुआ है, तो उन्होंने देखा कि हम आसानी से भारत पर चढ़ाव कर सकते हैं। शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाले स्किथी लोगों की एक जनजातीय समूह था। वे मूलतः आर्य थे। शक जो कि प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाले स्किथी लोगों का एक जनजातीय समूह यानी कबीला हुआ करता था, और वे मूलतः आर्य थे। सीथियन, शक को ही हम सीथियन भी कहते हैं। कबीलों के बढ़ते हुए दबाव के कारण परवर्ती यूनानी शासक बैक्ट्रिया तथा पर्सिया में अपनी सत्ता बनाए रखने में असमर्थ था। तो क्या होता है कि सीथियन कबीले जो हुआ करते थे वो काफ़ी मजबूत थे, और बहुत ही मजबूत होने के कारण यूनानियों का वहाँ अपना शासन करना, वहाँ अपना शासन जमाना बहुत ही कठिन हो रहा था। पर्सिया, जो जिसे हम अभी ईरान के नाम से जानते हैं।
तो उसी के कारण चीन की दीवार के निर्माण के बाद जब सीथियन चीन घुस नहीं पाए तो उन्होंने अपने पड़ोसियों यूनानियों और पार्थियनों पर अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया। चीन की दीवार के कारण जब सीथियन जो बहुत ही मजबूत थे, वे जब चीन नहीं घुस पाए तो उन्होंने क्या किया, अपने आसपास के क्षेत्रों को पर ही अपना शासन जमाना शुरू कर दिया। और आसपास के क्षेत्र कौन से थे, तो यूनानी और पारसिया हुआ करते थे। तो जब वहाँ पे उनका प्रभाव होने लगा तो यूनानी देखने लगे कि अब उनका प्रभुत्व कम हो रहा है, तो वे क्या करें, और अंततः उन्हें भारत पर आक्रमण करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो ये परिस्थिति थी कि किस प्रकार से यूनानी जो थे वो भारत पर आक्रमण के लिए। और इसके अलावा भी हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि सिकंदर, जिस प्रकार से भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, वो कहीं ना कहीं विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता था, यानी कि उन्हें प्रेरणा देता था कि भारत पर आक्रमण करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से कर सकते हैं। ये सोचकर भी उन्होंने, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भारत में अपार उस समय धन संपदा थी, तो धन संपदा भी विदेशियों को बहुत आकर्षित कर रही थी। अब है कि बैक्टीरियन जब आए तो उन्होंने यहाँ क्या क्या योगदान दिया। योगदान का अर्थ है कि वे जब आए तो भारतीयों को उनसे क्या क्या सीखने को मिला, क्योंकि अगर हम कहीं भी अब माइग्रेट होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़कर जाते हैं, तो हम अपनी सभ्यता संस्कृति को साथ लेकर जाते हैं, और जिस स्थान पर हम फिर निवास करते हैं वहाँ पर हम अपनी सभ्यता संस्कृति की पहचान बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बैक्टीरियन जब भारत आए, उन्होंने अपना जब आक्रमण किया, फिर यहाँ उनका क्षेत्र यानी कि शासन करने लगे, तो उन्होंने बहुत कुछ भारतीयों को सिखाया। और तो हम यहाँ देखेंगे तो उनकी सभ्यता संस्कृति यहाँ भी देखने को मिली। जैसे अभी हम कहते हैं कि हम आर्य के पुत्र हैं या फिर आर्य के वंशज हैं, तो वे शक ही थे जो जिन्हें मूलतः आर्य कहा जाता था। एक तरफ राजा, दूसरी तरफ देवता वाले सिक्के। तो इससे पहले यानी कि यूनानियों के आक्रमण से पहले भारत में पंचमार्क के सिक्के चलते थे, जिस पर किसी प्रकार का ना ही कोई मूल्य अंकित रहता था, मतलब कुछ भी अंकित नहीं रहता था। तो यूनानियों ने क्या किया, जब वे आए तो सबसे पहले तो उन्हें राजा की उपाधि देना उन्होंने ही प्रारंभ किया। और उन्होंने क्या किया, सिक्के चलाए। सिक्के पहले भी थे लेकिन पंचमार्क के सिक्के थे। तो अब वे किस प्रकार के सिक्के चलाने लगे, एक तरफ राजा का चित्र हुआ करता था और दूसरी तरफ उनके किसी देवी देवता का चित्र हुआ करता था। इसके अलावा सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। ज्योतिष के क्षेत्र में नक्षत्रों को देखकर भविष्यवाणी बताया जाने लगा। तो जो ग्रह नक्षत्र को जो देखकर जो भविष्यवाणी बताते हैं लोग, अभी भी आज भी चलता है ये। तो उसकी शुरुआत यानी कि वो हमें किन से सीखने को मिला, तो यूनानियों से ही सीखने को मिला। उसके अलावा गांधार कला शैली का विकास हुआ। योग की क्रियाएं तथा तपस्या विधियां ये भी सीखने को मिली। तपस्या विधियाँ तो हमारे इतिहास में बहुत ही प्राचीन समय में हमें साधु संतों द्वारा देखने को मिलती हैं, लेकिन जो योग की क्रियाएं होती है, मेडिटेशन का कार्य, वो यूनानियों के आने से भारत पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और वे इस ओर बड़ा ही आकर्षित होने लगे थे। काल गणना या सावंत का प्रयोग करना, जैसे अभी हम शक सावंत का प्रयोग करते हैं, और भी सावंत जो होते सावंत होते हैं। तो ये सब स्टार्ट एक तरह से हमें ये सब यूनानियों की ही देन है, जो आज हम काल गणना यानी कि जो वर्ष का यूज़ करते हैं कि अभी 2021 चल रहा है या 22 चल रहा है, तो ये सब हमें यूनानियों से ही सीखने को मिला। वे काफ़ी विकसित थे और वे जब भारत आए तो इससे भारतीयों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। अभी तक हमने पृष्ठभूमि देखा कि किस प्रकार से परिस्थितियां बनी जिस वजह से यूनानी जो थे भारत पर आक्रमण करते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि भारत पर उनकी सभ्यता संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा, और बैक्टीरियन उनके आक्रमण के बारे में हम जानेंगे। तो मौर्योत्तर युग में भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों में प्रथम यूनानी, यवन, इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी या बैक्टीरियन ग्रीक थे। मध्य एशिया के तत्कालीन राजनीति से बाध्य होकर उन्हें भारत विजय की योजना बनानी पड़ी, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके सेनापति सेल्यूकस ने मध्य एशिया के एक बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाकर एक साम्राज्य कायम किया था। इसी के अंतर्गत बैक्ट्रिया, उत्तरी अफगानिस्तान, पार्शिया भी थे। जिस साम्राज्य को कायम किया था उसी के अंतर्गत बैक्ट्रिया और पार्सिया भी थे। बैक्ट्रिया की सामरिक एवं आर्थिक स्थिति ने इसे महत्वपूर्ण बना दिया। इसकी सीमा पूर्व में हिंदू कुश और
पामीर पर्वत श्रेणियों, दक्षिण में पेरोपेनिसडाई और अकोसिया, पश्चिम में पार्थिया और कैस्पियन सागर तथा उत्तर में जगजटौज, सर और ऑक्स नदियों से सुरक्षित थी। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यह पूरी तरह से सुरक्षित हुआ करता था। यूरोप और एशिया के मध्य व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने से इस राज्य का आर्थिक महत्व भी था। अतः इस पर अधिकार करने के लिए यवन सेनापति एवं पदाधिकारी हमेशा लालायित रहते थे। हम अभी बैक्ट्रिया की बात कर रहे हैं। सेल्यूकस के अक्षम उत्तराधिकारियों के समय में उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। बैक्ट्रिया और पार्थिया साम्राज्य से अलग हो गए। 250 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोटस प्रथम ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो कि इंडो ग्रीक या इंडो बैक्ट्रियन राज्य के नाम से जाना जाता है। उस समय अंटियोकस द्वितीय सीरिया का राजा था और डियोडोटस प्रथम उसका गवर्नर। इस वंश के शासक मध्य एशिया में अपनी शक्ति का प्रसार करते रहे। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस आदि शासकों ने यवनों की शक्ति का मध्य एशिया में विस्तार किया। यूथिडेमस एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने संभवतः डियोडोटस द्वितीय की हत्या कर गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। सीरिया के नए शासक अंटियोकस तृतीय ने बैक्ट्रिया के यूथिडेमस की सत्ता स्वीकार कर ली। उसने अपनी पुत्री का विवाह भी यूथिडेमस के पुत्र दमित्र से कर दी। यूथिडेमस ने आर्कोसिया, सिस्तान और पेरोपेनिसडाई पर भी अधिकार कर लिया। इधर अंटियोकस तृतीय ने हिंदू कुश पार कर भारत पर आक्रमण किया। अंटियोकस तृतीय जो था वो बैक्ट्रिया से ही बिलोंग करता था और उसने हिंदू कुश यानी कि यूनानी ही था, हिंदू कुश पार कर भारत पर आक्रमण कर दिया, परंतु सुभागसेन के प्रतिरोध के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका। सुभागसेन से मैत्री कर वह वापस लौट गया। इसी समय सिथियनों ने मध्य एशिया में अपनी पांव फैलाने शुरू किए। जब शक लोगों ने यानी कि सिथियन ने भी देखा कि यूनानी भारत गए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें काफ़ी कुछ प्राप्त हो रहा है, तो वे उनका भी ध्यान भारत की ओर आ जाता है। चीनी शासक सी हुआंगसी द्वारा चीन के विशाल दीवार के निर्माण के बाद सिथियनों का चीन की तरफ बढ़ने का मार्ग रोक दिया। फलतः वे बैक्ट्रिया और पार्थिया पर दबाव डालने लगे। अंततः यवनों को भारत की ओर बढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। भारत की तत्कालीन राजनीति भी यवन आक्रमण के लिए उपयुक्त थी। उसके सामने महान यूनानी विजेता सिकंदर का आदर्श भी था। इससे पहले भी सिकंदर, जैसा कि मैंने बताया कि जिस प्रकार से सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उससे वे काफ़ी संतुष्ट थे, यानी कि उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिल रही थी कि जब वह कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो ये सब चीज़ें थी जिसके कारण से वे भारत की ओर बढ़े। यवन भारत से धन भी प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत विजय की योजना बनाई। तो ओवरऑल जिस चीज़ों का जो भी मैंने अभी रीड किया उसका मैंने पृष्ठभूमि में ही जिक्र किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब है भारतीय सभ्यता पर प्रभाव। यूनानी सभ्यता ने भारतीय एवं संस्कृति को प्रभावित किया या नहीं, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। तो सभ्यता संस्कृति को प्रभावित किया या नहीं यह अभी भी विवाद का प्रश्न है, परंतु इस बात को हम भली भांति इस बात से हम ये नहीं कर सकते कि हमें कुछ नहीं मिला या फिर कुछ भी चेंजेस नहीं आए। तो जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी कुछ हमें उनसे सीखने को मिला। अनेक इतिहासकार जैसे स्मिथ, टॉर्न इत्यादि भारत पर यूनानी प्रभाव को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके मतानुसार इंडो ग्रीक आक्रमणकारी भारत के कुछ हिस्सों पर या थोड़े समय के लिए आधिपत्य जमाए रख सके, अतः उनके भारत आक्रमण का कोई भी स्थायी राजनीतिक या सांस्कृतिक प्रभाव नहीं पड़ा। इन विद्वानों को यह भी मान्यता है कि भारतीय इस यवन आक्रमणकारियों से विजेता के रूप में अवश्य प्रभावित एवं भयभीत हुए, परंतु उन्हें भारतीयों ने न तो संस्कृति का दूत ही समझा और न ही संस्कृति को अनुकरणीय माना। इन विद्वानों के अनुसार इसका बड़ा प्रमाण यह है कि यवन शासकों के सिक्कों पर जहाँ एक ओर ग्रीक कथाएं अंकित हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ती हुई जनसंख्या में भारतीय कथाओं की संख्या यह प्रदर्शित करती है कि यूनानी भाषा भारत के लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो इस बात को अस्वीकारते हैं, यानी कि नहीं मानते कि यूनानी सभ्यता संस्कृति का भारत पर प्रभाव पड़ा था।
अनेक आधुनिक विद्वानों ने इन विद्वानों के मतों की आलोचना करते हुए उन्हें एकांगी बताया है। तो बहुत सारे इतिहासकार इस बात को गलत साबित करते हैं और बोलते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। वस्तुतः जीएन बनर्जी, वुडकॉक जैसे अनेक विद्वान भारतीय सभ्यता संस्कृति पर यूनानी सभ्यता के प्रभाव को स्वीकारते हैं। बनर्जी महोदय तो द्वितीय यूनानी आक्रमण को सिकंदर आक्रमण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताते हैं। वस्तुतः भारत और बैक्ट्रिया के संपर्क ने दोनों की सभ्यता एवं संस्कृति को प्रभावित किया। यूनानी सभ्यता ने भारतीय समाज, धर्म और कला को प्रभावित किया। हिंद यवन धीरे धीरे भारतीय समाज में समाविष्ट हो गए। उन्हें सर्वज्ञ यवन कहकर सम्मानित किया गया। यवन चिकित्सकों एवं इंजीनियरों की भारत में पर्याप्त प्रतिष्ठा थी। जैसा कि मैंने बताया, वो काफ़ी विकसित थे। पहले ही उन्हें काफ़ी चीज़ों का ज्ञान भारत की अपेक्षा बहुत ही पहले ही प्राप्त हो चुका था। व्यूह रचना के विशेषज्ञ तथा युद्ध मशीनों के निर्माता के रूप में उनको सम्मान से देखा जाता था। वृहत कथा मंजरी में यवनों को दक्ष शिल्पी माना गया है। उड़ाकू यंत्र चालित घोड़ों के निर्माण के रूप में उनका उल्लेख हुआ है। यवनों ने यूनानी आधार पर भारत में अनेक नगर भी बसाए। भारतीयों ने इनसे अनेक बातें सीखी। यूनानी ज्ञान से भारतीय सबसे अधिक ज्योतिष के क्षेत्र में लाभान्वित हुए। सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन, कैलेंडर का ज्ञान, ग्रहों का नामकरण यूनापन के आधार पर ही किया गया। ग्रहों की गतिविधियों के आधार पर भविष्यवाणी करने की प्रथा भी यूनानी फलित ज्योतिष से प्रभावित थी। भारतीयों ने स्पष्ट रूप से ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानियों के प्रभाव को स्वीकार किया है। गार्गी संहिता और बृहत संहिता में यह स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया गया है कि यद्यपि यवन बर्बर और मलीच हैं, तथापि ज्योतिष के अपने ज्ञान के कारण वे प्राचीन ऋषियों की भांति श्रद्धा के पात्र हैं। वारामिहिरकी पंच सिद्धांतिका में ज्योतिष के जिन सिद्धांतों, पौलुस और सूर्य सिद्धांत, उन पर यूनानी प्रभाव लक्षित होता है। पौलुस सिद्धांत के आधार पर भारतीय त्रिकोणमिति का विकास हुआ। अनेक ज्योतिष परक यूनानी शब्दों का संस्कृत में प्रयोग हुआ। भारतीय ज्योतिष के राशि चक्र से संस्कृत नाम ग्रीक मूल या अनुदित है, जैसे क्रिया, ताउरी, लय इत्यादि। इंडो ग्रीक संपर्क ने भारतीय मुद्रा प्रणाली को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया। उनके आगमन के पूर्व भारत में आहत सिक्के चलते थे, जिन पर राजा का चित्र या अभिलेख नहीं होता था। यूनानियों ने भारत आक्रमण के साथ ही वैसे सिक्के खुदवाए जिन पर राजा की आकृति खुदी रहती थी। यूनानियों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। उनके पहले चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। यूनानी सिक्कों से प्रभावित होकर अन्य भारतीय शासकों ने अपने आकृति और अभिलेख युक्त सिक्के चलाए तथा सोने के सिक्के भी ढलवाए। कुषाण शासक कनिष्क ने हिंद यूनानी और रोमन सिक्कों के आधार पर भी अपने सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के भी अब पहले की अपेक्षा अधिक अच्छे बनने लगे। सिक्कों के लिए ग्रीक शब्द द्रखम या द्रम कालांतर भारत में द्रम या दाम में बदल गया। तो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि द्रम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो ये सिक्कों के लिए किया जाता था। यूनानी सभ्यता का प्रभाव भारतीय धर्म पर भी पड़ा। अनेक यूनानी शासकों ने भारतीय धर्म को अपनाकर अपना मध्य एशिया में प्रसार किया। यवन शासक मिनांडर ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर इसे स्वीकार कर लिया। एक यूनानी पदाधिकारी मेड्रिक थियोडोरस ने इस धर्म से प्रभावित होकर स्वात घाटी तक बौद्ध धर्म को पहुंचाया। उसने स्वात घाटी में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। बुद्ध के अवशेषों की पूजा वहां भी प्रारंभ हुई। एक दूसरे थियोडोटस ने जन कल्याण के लिए तालाब खुदवाया। हेलियोडोटस भागवत धर्म से प्रभावित था। उसने बेसनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। भारतीय मूर्तिकला में भी यूनानी प्रभाव से अछूती नहीं रही। हेलेनिस्टिक कला ने गांधार मूर्तिकला या बौद्ध शैली को भी प्रभावित किया। बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के मुख से मिलती हुई बनाई गई। यूनानी देवता अपोलो एक यूनानी देवता का नाम है। इस कला का पूर्ण विकास शक कुषाण काल में हुआ। मूर्तिकला के अतिरिक्त स्थापत्य कला पर भी यवनों का प्रभाव पड़ा। यवन शैली से प्रभावित होकर कुछ भवनों के अवशेष तक्षशिला में मिले हैं। अनेक विद्वान संस्कृत के सुखांत नाटकों पर यूनानी नाटकों का प्रभाव स्वीकार करते हैं।
स्वीकार कराते हैं। संस्कृत नाटकों में यवनिका शब्द भी यूनानियों के संपर्क से ही आया है। संस्कृत साहित्य में यूनानी ससुखांत नाटकों के निकटतम शूद्रक की मृच्छकटिकम है। पाणिनि जिस यूनानी लिपि का उल्लेख करता है वह यूनानी प्रभाव के कारण ही थी। भारत और यूनान में व्यापारिक संपर्क भी बढ़े। यवन संपर्क के कारण भारतीय व्यापार का विकास हुआ। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का रचयिता भी एक यूनानी ही है, जो भारत का विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध प्रमाणित करता है। यवन भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इस प्रकार इंडो ग्रीक के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत और यूनानी एक दूसरे के और निकट आए। तो इतने सारे विवरण पढ़ने के बाद हम इस बात को नहीं यानी कि गलत साबित नहीं कर सकते कि भारत पर यूनानियों का प्रभाव नहीं पड़ा। आक्रमण पर एक निबंध लिखें या फिर सिकंदर के आक्रमण और भारत पर उसके प्रभाव की विवेचना करें। दोनों का ही आंसर सेम होगा। जिन्होंने भी सेमेस्टर 1 में जो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था सिकंदर का आक्रमण एवं प्रभाव, उस वीडियो को अगर अच्छा से देखा होगा तो आप इस आंसर राइटिंग को बिल्कुल अपने तरीके से लिख सकते हैं और खुद कर सकते हैं, इसीलिए मैंने खुद आपको करने को दिया हुआ है। तो ये आपको होमवर्क रहा कि आप इसका आंसर राइटिंग खुद करेंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे कैसे लिखना है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखें, सिकंदर के आक्रमण एवं प्रभाव, उस वीडियो को देखें। मैंने पृष्ठभूमि आपको बता ही दिया है। तो उसका आंसर राइटिंग करके आप मुझे टेलीग्राम पर भेजेंगे, ये आपका होमवर्क रहा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।